क्लास ज़्यादा नहीं देखना। Am I audible to everyone? यस सर, Okay. बट स्क्रीन पे कुछ विजिबल नहीं है। मेरा मतलब नेट खत्म है तो मेरे को पता नहीं। तो अभी विजिबल है? जितने बाकी रिमेनिंग जो अदर लोग हैं वो लोग बता सकते हैं कि बाकी विजिबल है कि नहीं? सर है, विजिबल है सर। ओके करण, ओके। मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। वाई? नेट आज का खत्म है। कहाँ पे फूंक दिया? अरे तो पीडीएफ डाउनलोड कर दे रहते हैं यही से। तो ये सब क्यों करते रहते हो? पीडीएफ डाउनलोड नहीं आते, पीडीएफ पढ़े जाते। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी देख ली थी, ठीक है। ये वाला पेज हम लोगों ने देख लिया था। और जिन लोगों ने कल लास्ट 2 क्लासेस को नहीं देखा है जाके, या अल्कोहल फिनॉल ईथर की क्लास नहीं ज्वाइन की है, यूट्यूब पे वो जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्लास में सारी चीज़ें जो हम पढ़ाते हैं वो अपलोड कर दी थी, ठीक है। बाइनोमियल पढ़ा रहे थे आप। बाइनोमियल पढ़ा रहे थे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा हुआ है ना। अच्छा, आज हम पढ़ाने वाले थे वो हट गया है। दोनों केमिस्ट्री क्लास। दोनों बोर्ड से हटा हुआ है। तो आज केमिस्ट्री क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। वो वाला चैप्टर को थोड़ा सोचना खत्म ही कर दें, जितना करा दिया। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने आईयूपीएसी तो देख ली थी, हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड से कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप सभी जानते हैं अगर अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम लोग क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो हमारा RCOOH बनता है, यानी एसिडिक एसिड बनेगा हमारा, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, या मे बी और भी अगर R वेरी करेगा तो एथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, ये सब बनेंगे। तो सभी को पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। KMNO4 होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा K2Cr2O7 भी होता है, जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग एसिड बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड लिखा हुआ है और ये 1 डिग्री एल्कोहल लिखा हुआ है। यहाँ पे KMNO4 न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक का ये मतलब था कि इनके अपनी अपनी अलग अलग जो नेचर होता है, उनसे हमारे कंपाउंड्स भी थोड़े डिफरेंट बनते हैं। वो आगे की बात हम लोग है, वो बाद की बात है, वो बाद में देख लेंगे। पहले इतना जान लो कि KMNO4 का अगर बेसिक मीडियम ले लेते हैं तो हमको CH3 CHO, ये जो हमारा एथेनल या एसिटल्डिहाइड है, उससे हम लोगों को एसिटिक एसिड मिलता है। यानी एल्डिहाइड को हम लोगों ने एसिड में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ KMNO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसी प्रकार अगर हमारा ये जो बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, इसकी KMNO4 के साथ रिएक्शन करा दिया है तो COOH बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, R की जगह बेंजीन लगा दिया, यानी फेनिल लगा दिया, फेनिल। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाता है हमारा, बेंजोइक एसिड। ये भी KMNO4 है। H+ का मतलब होता है एसिडिक मीडियम ले लिया है। अब दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से भी हम लोग बेंजीन के ऊपर ऐसे COH ग्रुप लगा के कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन ये लगा दिए CH2CH3, और KMNO4 का बेसिक मीडियम ले लिया है, और बाद में हम लोग वाटर की रिएक्शन करा देंगे तो हमारा COOH ग्रुप आ जाता है। तो आप लोगों को ये भी रिएक्शन याद करनी है, एल्काइल बेंजीन इसको बोलते हैं। एल्काइल बेंजीन्स की जब रिएक्शन करा देते हैं KMNO4 से तो COOH ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे भी CH3, इसको टॉलुइन बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन ये भी है, या CH2CH3 ये भी एल्काइल बेंजीन है, या CH3CH3 ये भी हमारी एल्काइल बेंजीन है। तो ये एल्काइल बेंजीन कौन सी है, 1 डिग्री, और ये हमारी कौन सी है, 2 डिग्री। अब आप लोग कह रहे होंगे कि 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक फेनिल से भी तो जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है, और ये वाला कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, और ये 0 डिग्री है या इसकी कोई डिग्री नहीं। तो मेथाइल बेंजीन या टॉलुइन है, ये एथाइल बेंजीन है, और ये बीटा पोजीशन पे, ये जैसे बेंजीन है ग्रुप तो बीटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फेनाइल, तो इसको बोल देंगे ये भी एल्काइल बेंजीन ही है।
इन तीनों में कोई भी चीज आ जाए, इनका KMNO4 या से रिएक्शन करा देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो COOH ग्रुप बनेगा। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ पे हम लोगों ने 3 डिग्री ले लिया, ये तो 2 डिग्री था, यहाँ पे 3 डिग्री ले लिया, यानी कि कार्बन में एक भी H नहीं है, तो हमारी KMNO4 रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि फर्दर COOH ग्रुप नहीं आएगा। यहाँ पे CH3 में भी 3 H थे, यहाँ पे देखो ये वाले बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के पास 2 H है, यहाँ बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन के पास 1 H है, लेकिन यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि हमको COOH ग्रुप नहीं मिलेगा। COOH ग्रुप हमारा एसिड ग्रुप होता है। तो अभी हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कैसे कैसे एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी रिएक्शंस। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन देख लिया, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। नाइट्राइल को सभी लोग जानते हैं CN बोलते हैं, यानी कि साइनाइड ग्रुप। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N से भी हम लोग RCOOH बना सकते हैं। कैसे? हम लोग सबसे पहले वाटर की रिएक्शन करा लेंगे। वाटर की रिएक्शन हमारी कुछ ऐसे होगी जैसे कि H और OH में तोड़ देंगे, और ये वाला OH जो है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और ये जो H है ये इस साइड चला जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। एक बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और N से ये H जुड़ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग फिर से OH और H की रिएक्शन करा देंगे। इस वाले कार्बन पे ये RCO है, OH जुड़ जाएगा तो RCOOH हो जाएगा, और अमोनिया गैस निकल जाएगी। सभी को इसकी मैकेनिज्म समझ में आ रही है ना? बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। OH और H को कुछ इस मैनर में ब्रेक करेंगे, यहाँ पे N के साथ हमेशा H जाए, यहाँ पे NH2 के साथ भी देखो हमेशा H जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एथेन से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना लिया। कभी कभी कन्वर्जन करने को भी आ जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो हम लोगों की ये रिएक्शन लिखनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे CONH2 ग्रुप आ गया, एमाइड। तो ऊपर अभी रिएक्शन जैसे कि आप देख पा रहे थे, फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो नाइट्राइल तो हमारा साइनाइड ग्रुप हो गया, एमाइड को बोलते हैं CONH2। तो CH3 CONH2 से भी अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये COOH बनेगा। कैसे? आइए देखते हैं। H और OH जैसे ये है, जैसे हमने यहाँ पे पानी की ब्रेकिंग करी थी, तो H की इस साइड में ब्रेकिंग कर दी और OH की साइड में ब्रेकिंग कर दी, तो CH3 COOH बन गया और अमोनिया बन गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी थी। अब यहाँ पे किसी ने बच्चे ने अगर यहाँ पे R की जगह फेनाइल लगा दिया, तो यहाँ पे COOH बन जाएगा और NH यहाँ पे फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अमोनिया गैस निकल जाएगी। इसको बोलते हैं बेंजाइमाइड, इसको बोलते हैं एथेनामाइड। एमाइड CONH2 को बोलते हैं। अगर इसमें मेथाइल लग गया है, लेकिन इसकी IUPAC करते समय इस वाले कार्बन को भी नंबरिंग दे देंगे, तो एथेनामाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है, और एक ये रिएक्शन दी गई है कि एथेनल CH3 CHO, उससे HCN की रिएक्शन करा दी, HCN। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी मैकेनिज्म कुछ इस टाइप की होगी कि यहाँ पे हमारा ऐसे एरो टूट जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, और उसके बाद HCN में H प्लस और CN माइनस होगा। जो प्लस वाला है वो इस O के पास जुड़ेगा जाके, और जो CN वाला है वो इस कार्बन के पास आके जुड़ेगा। ओके, तो देखो ये वाले कार्बन पे हमारा CN वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, और इस वाले O के पास H जुड़ा, यानी OH बन गया है, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ओके, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों को इसमें बोला गया है कि HCN से जब एडिशन रिएक्शन करा दी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाटर रिमूव करेंगे, और वाटर कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे कि ये हमारा ये जो बॉन्ड है ऐसे ब्रेक होगा, और यहाँ पे CH3 CHOH और COOH ग्रुप बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम लोग कभी HCl और H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, इसका IUPAC नेम है। और चौथी रिएक्शन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे बनाते हैं एसिड, आप लोगों को पता होना चाहिए। RMgX को ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और R के पास पार्शियल नेगेटिव आता है। ये R जो हमारा कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन की रिएक्शन
मतलब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम लोग जब CO2 से करा देते हैं, और CO2 में भी कार्बन की जो तरफ से बॉन्ड जो है ऐसे कुछ टूटता है, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने बॉन्ड खींच लेगा, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, और R माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा जाके, तो हमारा ये बन जाएगा R, देखो ये RCOO, और इस वाले पे निगेटिव है तो प्लस वाला पार्शियल वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो RCOOMgX जुड़ जाएगा। और RCOMgX जैसे ये बना है, RCOMgX की रिएक्शन फर्दर हम लोग पानी से करा देते हैं H3O से, यहाँ H लग जाएगा, MgBr और OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, यानी H और OH में ये H3O+ टूट जाएगा, H और OH में ये H3O+ टूट जाएगा, तो MgBr और OH ये कंपाउंड बनेगा और CH3COOH बनेगा। ओके, अब आता है ग्रुप एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड कल भी हम लोगों ने देखा था। एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? RC+O को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इतने को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और जिनमें भी एसाइल ग्रुप होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जैसे RC+O इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन पानी से करा दी और OH और H कुछ इस मैनर में तोड़ दिए तो RCOOH बन जाता है और HCl निकल जाता है। सिमिलरली एनहाइड्राइड से भी हम लोग पानी से रिएक्शन करा देते हैं, तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें और OH को इस साइड और H को इस साइड लगा दे तो भी हमारा RCOOH ग्रुप बन जाएगा। हाँ सर, सारे वो एसाइल ग्रुप क्या करते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जिन हेलोफॉर्म रिएक्शन वही देते हैं जिनमें एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एसाइल ग्रुप हमने अभी फिर से बताया था, फिर से बता देते हैं, ये वाले ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इतने को, ठीक है। और एनहाइड्राइड क्या होता है? हमने एनहाइड्राइड के लिए भी आपको बता रखा है कि RCO ऐसे करके O ऐसे करके CO, यहाँ पे R, ये एनहाइड्राइड होता है। ओके, तो ये देखो एनहाइड्राइड है, उसमें रिएक्शन कुछ ऐसी करो ब्रेक कि हम लोगों का यहाँ पे ऐसे ब्रेकिंग हो जाए, यहाँ पे OH जुड़ जाए और यहाँ पे H जुड़ जाए। ओके, तो ये RCOOH बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ईस्टर से भी बन सकता है, OH और H से रिएक्शन करा देते हैं। यानी कि आप लोगों को एक बात तो पता चल गई होगी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा सकते हैं, एसाइल हैलाइड से पानी की रिएक्शन करा सकते हैं, एनहाइड्राइड से पानी की रिएक्शन करा के हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और CONH2 एमाइड से बना सकते हैं, नाइट्राइल से बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड का करा देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और एल्काइल बेंजीन की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने देखी जिससे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा। कुछ और रिएक्शन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था एनहाइड्राइड में यहाँ RR लिखा हुआ था, तो अगर कोई R की जगह पर फिनाइल लगा देता यानी C6H5 तो भी हमारा ये बन जाता, ठीक है, COOH बन जाता है। इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। यहाँ एक्चुअली C6H5 हमारा बेंजीन है, ओके, और फिनाइल बोलते हैं, हालांकि इसको बेंजीन नहीं, यहाँ पे फिनाइल बना होगा, ऐसे बेंजीन रिंग बनी होगी। और ये हमारा R एनहाइड्राइड ग्रुप आता है, यानी कि अभी दोनों जगह R थे, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक जगह क्या कर दिया, बेंजीन। सर हाँ, स्वप्निल लोग को ले लो। स्वप्निल, व्हाट हैपेंड? सर स्वप्निल का मैसेज आया उसका कि सर से कहते ले लो। क्या ले ले? क्या ले ले क्लास? स्वप्निल कह रहा है कि मेरे को सर से कह रहा है, वो सर ले नहीं रहे हैं, अब कह रहे दूसरी आईडी से आ रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है, सब लोगों को आता है ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, जितनों को पढ़ना है पढ़ने दो, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C6H5 COOH हो जाएगा, और C6H5 जब जगह RR की जगह पर C6H5 लगा देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और एक जगह पे C6H5 लगा हुआ, एक जगह पर CH3 लगा देंगे, यानी कि जब दोनों जगह R होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, और एक दोनों जगह पे C6H5 होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। और एक जगह बेंजीन C6H5 और एक जगह R लगा देंगे तो 2 अलग अलग बनेंगे, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है।
अब इसकी इन लोगों ने रिएक्शन कुछ ऐसी दिखा रखी है कि RCOO C2H5 है। कोई बता सकता है ये कौन सी रिएक्शन है? ये क्या है हमारा? ये हमारा ईस्टर है, ईस्टर। RCOOR यस सर, आर ईस्टर। डैश। हाँ, तो यहाँ पे R की जगह पर फिनाइल ले लिया है और बाकी वाले R की जगह पर एथाइल ले लिया C2H5। इसकी भी पानी के साथ रिएक्शन करा दी तो एथिल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे KMnO4 या KOH यानी बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक मीडियम में भी ले लिया है। तो कैसे कैसे रिएक्शन होंगी इनको देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बेंजीन CH2OH, अभी हम लोग जस्ट ये रिएक्शन देख के आए थे और बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा हुआ था, यानी CH2OH और COCH3 इन दोनों में से कोई भी अगर हम लोग कंपाउंड ले आते हैं, रिएजेंट ले आते हैं और उसकी KMnO4 और OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा COOH बन जाता है। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे आप COCH3 लाओ चाहे CH2OH लाओ, कुछ भी ले आओ। जैसे कि KMnO4 में एल्काइल ग्रुप CH3 ले आएंगे, एल्काइल बेंजीन, तो भी COOH ग्रुप बन जाएगा। अब जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो यहाँ दी गई है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, और लो हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये डबल बॉन्ड हमारा कुछ ऐसे ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये ओपन चेन की तरीके ट्रीट करने लगेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग KMnO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा डेफिनेटली। और आप लोग बताया था एल्काइल बेंजीन होती है तो ऑक्सीडेशन में COOH ग्रुप आएगा। सिमिलरली यहाँ पे COOH लग जाएगा इस टर्मिनल पे और इस वाले टर्मिनल पे भी COOH ग्रुप लग जाएगा। तो हमारा ऐसा कुछ बन जाता है कि एक टर्मिनल पे COOH और एक टर्मिनल पे COOH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कन्वर्जन्स। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कन्वर्जन बचे हैं और इसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ओपन, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है। नहीं, अब कन्वर्जन देखते हैं। तो जैसे कि हमारा ये बेंजीन है, उसके बाद नंबरिंग अगर करने पे आ जाओ तो यहाँ पे एक कार्बन है, उसके बाद ये OH है। ओके, तो अगर ऐसी रिएक्शन पहले हम लोग HBr से करा देते हैं तो सभी को पता है HBr से रिएक्शन कराने पे हमारा OH पूरा पूरा गायब हो जाएगा और H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे करके Br बन जाएगा। उसके बाद KCN से रिएक्शन करा देंगे तो आप सभी को पता है KBr बन जाएगा और CN अटैच हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन हो रही है, सिंपल। इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल से हमें अगर कभी बनाना है फेनिल एथेनोइक एसिड। फेनिल एथेनोइक एसिड का मतलब होता है हमारा ये फेनाइल बना हुआ है और एक और दो यानी कि दो कार्बन के बाद में हमारा फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं फेनिल एथेनोइक एसिड। ये बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को बेंजाइल अल्कोहल लेना होगा और ये सब अपने मन से आपको सोचना होगा कि हम लोग पहले HBr ले आए, उसके बाद KCN ले आए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि OH से COOH ग्रुप अगर लाना है तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो केवल और केवल तब होता है जब डायरेक्ट यहाँ पे OH जुड़ा होता है इस पोजीशन पे। ठीक है, जब डायरेक्ट यहाँ इस पोजीशन पे OH जुड़ा होता है तब हमारा ये ग्रुप आता है, डायरेक्ट में COH आता है। लेकिन यहाँ पे तो एक कार्बन के बाद में OH ग्रुप है तब जाके ये हमारा आया है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में नहीं कराएंगे। OH को COH में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कौन वाले OH को? अगर यहाँ पे डायरेक्ट OH लगा हो इस पोजीशन पे, लेकिन OH तो इस साइड लगा हुआ है, तो पहले हम लोग HBr लाएंगे, ये हमेशा आपको याद रखना है। फिर KCN लाएंगे और उस KCN की रिएक्शन करा देंगे वही पानी के साथ में, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखी थी ना, ये पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे तो कुछ ऐसा बनता है। बस वैसे हम लोगों को कुछ ब्रेक करना है। ठीक है, अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं कि 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो याद करो ब्रोमो बेंजीन है, बेंजीन में ब्रोमो लगा हुआ है और 3 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, और अब हमें लाना है 3 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है और बेंजोइक एसिड लाना है। तो सभी को पता है ये बहुत आसान रिएक्शन है, यानी कि हमारी Br को हटा के कैसे भी करके हमें बेंजोइक एसिड लाना है। इस पोजीशन से Br को हटा के COOH लाना है।
तो ये कैसे करेंगे? ऐसी शायद ये हम लोगों ने ऊपर से लेके अभी तक कोई रिएक्शन नहीं पड़ी जिसमें सीधे सीधे Br को हटा के सर। COOH आ जाए। हाँ बोलो। सर ये गलत है सर, ये 3 नाइट्रो नहीं है सर, ये 2 नाइट्रो है। नहीं तो किसके रिस्पेक्ट में 2 नाइट्रो है? ब्रोमो बेंजीन है ना। हाँ सर, तो Br के रिस्पेक्ट में तो होना चाहिए सर, 2 नाइट्रो है ये, और ओ, ऊपर 3 नाइट्रो लिखा है। 1 2 3 ओके ओके सही है। यहाँ पे Br को इस साइड जुड़ा होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन यार यश Yes, sir. लेट मी टेल यू, जैसे कि अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो जहाँ पे ब्रोमो होता है वहीं से तो नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 1, अच्छा सर, हो गया 2, अच्छा ये हो गया 3। सो अच्छा, वैसे हाँ ठीक है हाँ। सर। सो वो मैं ऑर्थो मेटा में नो कंफ्यूज नो हो नो, गया। अगर ऑर्थोमेटा होता तो वो सिंपल लिख देते। नहीं, ब्रोमो बेंजीन को अगर वो माना तो ब्रोमो बेंजीन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये किसी को याद है एमजी और ईथर वुड्स रिएक्शन? सॉरी, वुड्स रिएक्शन नहीं है। वुड्स रिएक्शन में तो हमारा पूरा पूरा Br हट जाता है, उसके बाद में वो एक और बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाती है। याद करो, सोडियम की प्रेजेंस में ईथर से रिएक्शन कराते हैं वुड्स रिएक्शन। याद आ रहा है? RX ले लेते थे, ट्वाइस ऑफ RX ले लेते थे। ये किसी को याद आ रहा है वुड्स रिएक्शन? सर हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन हो रही है। इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है? ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जो होता है ना हमारा, वो बस इंसर्ट कर जाता है बीच में। मैग्नीशियम जो होता है वो इंसर्ट कर जाता है, और ये वाला मैग्नीशियम इंसर्ट करके सीधे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये MgBr हो जाएगा। और उसके बाद जब MgBr आ गया, उसकी हम लोगों ने CO2 से रिएक्शन करा दी, ड्राई आइस। तो यहाँ पे CO2 का भी इंसर्शन हो गया और CO2 भी इसके अंदर में लग गया, COOMgBr। अब जब COOMgBr लग गया तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऊपर एक रिएक्शन देखी थी, COOMgBr लगा था, COOMgBr, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी H लगा दिया था। याद आ रहा है? गिगनार्ड रीजेंट में ये देखो, COOMgBr लगा था, पानी से रिएक्शन करा दी थी, तो COOH लग गया था। अरे बोलो भाई। हाँ सर। तो वहीं पे COOMgBr को हटाने के लिए COOH लाना है अगर, तो H3O+ से रिएक्शन करानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी देखो, COOMgBr लगा और H3O+ से रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, पहले Br की Mg से ऐसे इंसर्शन रिएक्शन हुई, फिर CO2 से इंसर्शन रिएक्शन हुई, ताकि COOMgBr लग जाए। ये याद करना बहुत इजी है, क्योंकि COOMgBr अगर आपके दिमाग में बना हुआ है कॉन्सेप्ट कि उसकी H3O+ से रिएक्शन करा देंगे तो COOH आता है, इसका मतलब है Br हमको गिवन है, Mg लाना है और CO2 लाना है। अपने दिमाग में ऐसे इसको ट्रेन कर लो कि Br तो हमको यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे Mg लाना है, CO2 लाना है, तो 2 स्टेप बन गए, और उसके बाद ये कंपाउंड बन गया COOMgBr। यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? हाँ। उसके बाद सर कन्वर्जन तो सर ये इम्पोर्टेंट वाला ये याद कर लिया तो ये इन्हीं में से आएगा। हाँ हाँ, एटलीस्ट इनको तो तुम्हें दिमाग में तो बसा ही लेना है, क्योंकि अभी हम लोग नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको तो बना ही लेना। बाकी कन्वर्जन एंडलेस होते हैं, कहीं का कहीं से भी पूछ लेते हैं। अब जैसे कि कन्वर्जन कभी कभी इतना भी आ जाता है, इतना, ये जो हम केवल इतना जो दिखा रहे हैं, इतना, क्योंकि वो तुम्हें कन्वर्जन, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें साइंस इसके पीछे की पता है कि COMgBr कहाँ फिर जाके अब बनेगा, बस वो तुमसे ये जानना चाहते हैं। और कन्वर्जन का तो कोई एंड नहीं है, तुम छोटे से छोटी चीज को बड़ी से बड़ी लंबी चेन से भी बना सकते हो, और उसकी एक सिंगल स्टेप में भी रिएक्शन दिखा सकते हो, वो सही भी मानी जाती है। ओके, गलत नहीं होती। अब हमारा आया एसिटिलीन। एसिटिलीन सभी को पता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है एसिटिलीन गैस, 2 एसिटिक एसिड। अब एसिटिलीन गैस से एसिटिक एसिड कैसे बनता है सभी को पता है, हमारा Hg2+ और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। ये याद आ रहा है किसी को? हमने ये रिएक्शन एक बार बताई थी, बोलो। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आई थिंक बताई थी, या इसी चैप्टर में कहीं बताई थी। HgSO4 लिखा होता था, H2SO4 लिखा होता था, याद आ रहा है? अल्कोहल वाले में, अल्कोहल वाले। हाँ, एल्कोहल चैप्टर में हमने बताई थी, HgSO4 लिखा होता था। फिर हमने वहां पे ये भी बताया था कि HgSO4 लिखा तो हुआ है, लेकिन इसको Hg2+ करके भी लिख सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इतना जान लो। और जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एसिटिक एसिड नॉट एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इतना आ रहा है समझ में? यानी कि इसको अपने दिमाग में ऐसे याद रख लो कि एसिटिलीन से पहले एल्डिहाइड बना लें, कि हम लोग रिएक्शन जान लेंगे, और एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनाना आसान है, और एल्डिहाइड बना के हम लोग एसिटिक एसिड बनाएंगे। ओके, यस सर। अब जैसे आ गया टोलुइन 2 मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो सभी को पता है टोलुइन हमारा एक एल्काइल बेंजीन हो गई, और सभी को पता है एल्काइल बेंजीन की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं बेसिक केमोनोफोर मीडियम में,
तो सीधे सीधे COOH आ जाता है, यानी CH3 हट के COOH आ जाता है। अभी बहुत सारे ये सब ऊपर देख के आए। लेकिन अगर हमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है तो हमें HNO3 की रिएक्शन करानी होगी एसिडिक मीडियम में, ये भी पता आप लोगों को। और COOH हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ जाएगा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड कीटोन। सभी को पता है एल्डिहाइड और कीटोन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इवन एल्कोहल से भी ज्यादा होता है अगर इनका कंपेरेबल मास है तो। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव association of the carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bonding। कोई पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेरेबल एल्कोहल से भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कंपेरेबल जो मास होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन से तो ज्यादा होता है, वाई? तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी के कंपेयर में होती है, और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है इनका बीपी को हाई करने के लिए। सभी को ये बात समझ में आ रही है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब जानते हो? एक हमने बताया था इंटर मॉलिक्यूलर, एक बताया था इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता था दो लोग होने चाहिए, दो। इंट्रा का मतलब होता है सेम एक ही उसमें रिंग में सब कुछ हो जाए, इंट्रा। और इंटर यहाँ पे होता है तो याद रखना दो लोग आएंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, दो लोग आ गए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, और इस वाले O का अगले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के H से, और इस वाले O का अगले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के H से, ऐसे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ओके हाँ सर, आ गया। ओके। एसोसिएशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एज डाइमर। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा डाइमर के फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि वो जल्दी से इंटेंडेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दूसरे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए डाइमर बनाने की कोशिश करते हैं। और वेपर और एस्पिरिटिक सॉल्वेंट में इसीलिए काम आते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, डाइमर बना लेते हैं इसलिए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सिंपल सी बात है, हाईली सॉल्युबल हो गए। तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिजिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम तक हैं और तो वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। लेकिन अब ये तुम लोग सोचोगे 4 एटम का क्या सीन है? भाई तुम लोगों को बताया था ना, चेन बढ़ती जाती है अगर तो सॉल्युबिलिटी में दिक्कत आती है ना? तो इसलिए चेन नहीं बढ़ानी है। और तुम लोग कह रहे होगे कि चेन का क्या सीन है? अभी हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था, ओम्स गैप, उसमें बीच बीच में चेन बढ़ती जा रही थी, ये देखो। तो चेन नहीं बढ़नी चाहिए, कार्बन की पूरी चेन मैक्सिमम कितनी जानी चाहिए? 4। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे कितना है देखो 3 कार्बन, और यहाँ पे कितने 4, यानी कि बहुत ज्यादा सक्सीनिक एसिड तक सॉल्युबिलिटी होती है। उसके बाद ग्लूटेरिक, एडिपिक और पामेटिक की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। पामेलिक, हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं सर। इट्स ओके। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देख चुके हैं, और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अगर दो लोगों का देख लें तो यहाँ पे 4 वाले का ज्यादा होगा, इस वाले का कम होगा। एडिपिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। एडिपिक नेचर का मतलब अभी समझ रहे हो ना? एडिपिक अभी हम लोग ऊपर देख के आए, सॉरी एसिडिक नेचर, सॉरी माय फॉल्ट, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोगों ने जैसे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि यार एल्कोहल और जो हमारा फिनॉल होता है एसिडिक नेचर का होता है, प्रूफ करो। तो हम लोग उसकी सोडियम मेटल रिएक्शन कराते थे, फिनॉक्साइड आयन बनाते थे, यानी कि ONA और बेंजीन लगा देते थे उसके नीचे, और RONA भी बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे भी एसिडिक नेचर कैसे दिखाएंगे? तो सब लोग याद कर लो, पानी से इसका रिएक्शन करा देंगे, और यहाँ पे वो प्रोटोनेटेड, जैसे उसमें बनता था एल्कोहल, जब R और O के बीच का बॉन्ड टूटता था, वैसे यहाँ पे कुछ H2O जुड़ के ऐसा कुछ बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हम आप सभी को बता दें, ये H हटा और इसके पास आ गया नेगेटिव, इसके पास आ गया पॉजिटिव, और ये जो हमारा H2O है वो इस H+ को अट्रैक्ट कर लेगा और H3O+ बना लेगा। सभी को पता है ना, क्योंकि पानी में कभी भी H+ फ्री स्टेट में नहीं रहता, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। तो H+ तुरंत रिएक्ट कर लेगा पानी से और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O+, और ये एसीटेट आयन है। यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होंगे, चार्ज सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएगा। और चार्ज सिंगल डबल वाली कहानी जिनको नहीं पता है, रेजोनेंस नहीं पता, वो भी इतना जान लें कि जब कभी किसी भी आयन पे या किसी भी एटम पे या किसी भी एलिमेंट पे चार्ज होता है और सिंगल होता है, डबल होता है, ये अरेंजमेंट होता है, तो चार्ज चला जाता है सिंगल डबल के बाद, जहां गाड़ी रुकती है वहां पे डबल की जगह सिंगल आ जाता है, सिंगल की जगह डबल आ जाता है। ये देखो आ रहा है, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और चार्ज वहां चला गया जहां गाड़ी रुकी, ये देखो आ गया।
तो ये रेजोनेंस बना लेते हैं ऐसे। तो एसिडिक नेचर का होता है, कैसे पता चला? चाहे तो सोडियम की रिएक्शन करा के देख लो, RONA RCOONA बन जाता है, ऐसे भी कर सकते हो। और चाहे ये रिएक्शन लिख दो कि एसिडिक नेचर का है क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। क्योंकि तुम लोगों को बताया गया होगा बचपन में एसिड कौन होते हैं जो पानी में डालने पर H3O+ दे दें या H+ दे दें, सभी को पता होगा ना। तो इससे भी नेचर प्रूव हो गया। RCOOH ये हमारा एसिटिक एसिड है। उसकी अगर हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं, केक बनाने में काम करते हैं, इससे रिएक्शन करा दी तो भी हमारा RCOONA बन जाएगा क्योंकि H2CO3 बन जाएगा। और H2CO3 को फर्दर डिकम्पोज कर देंगे हीट करके, तो CO2 और H2O में टूट जाएगा। ये हाफ H2 लिखा हुआ है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है। और ये सभी लोगों की ये रिएक्शन तो दिख ही रही होगी। NaOH से रिएक्शन करा देंगे ना, एसिड की NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो पानी निकलता है और सॉल्ट बनता है, RCONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ये एक सॉल्ट बनता है। तो किसी भी एसिड की बेस से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, इससे भी पता चलता है कि ये एसिड है। इतनी सारी रिएक्शन हम लोगों को पता चल गई जिसके एसिडिक नेचर को दिखाती है। अब आया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी लोगों को बताया था जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा एसिडिक नेचर अच्छा होगा, और जितनी कम pKa की वैल्यू होगी उतना अच्छा एसिड होगा। यानी कि Ka की वैल्यू ज्यादा तो अच्छा एसिड, pKa की वैल्यू कम तो अच्छा एसिड। अब यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि अगर एसिड कोई भी लगा हुआ है, ये COOH, और उसके बाद में कोई कार्बन है, उस कार्बन के बाद में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक फ्लोरीन, NO2, CN, ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। NO2 नाइट्रो ग्रुप, CN नाइट्राइल यानी कि ग्रुप, और फ्लोरीन। और एक जगह लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि CH3 और मेथाइल एथाइल, ये सब ग्रुप। तो हमारा इनकी ऑक्सीडेशन, इनकी कह रहे हैं एसिडिक नेचर ज्यादा होगा देन दैट ऑफ प्रीवियस, क्योंकि ये -I इफेक्ट शो करते हैं। -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, और +I जो होता है इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं। तो इनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। और इसमें ये भी लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। जितना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला होगा उसके कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल होगा। ये चीज समझ में आ रही है। यानी कि एसिडिटी जो होती है Ka की वैल्यू वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका कॉन्जुगेट बेस भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस का मतलब समझते हो, H को हटा दोगे तो जो बचा वो, अरे बोलो समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है कि H को हटाने के बाद जो बचता है एनायन, वो हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है। सभी को समझ में आ रहा है कॉन्जुगेट बेस? यस यस सर। ओके। अभी वो आयन हटा देते ना सर। हाँ हाँ हाँ। अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे 3 F जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? F। तो ये ज्यादा अच्छा एसिड माना जाएगा। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे भी देखो F वाले, Cl वाले और Br और I वाले में ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर्मिक, बेंजोइक और हमारा एसिटिक एसिड, उसमें FBA। आप लोग इसकी एक ट्रिक याद रख सकते हो कि फॉर्मिक एसिड हमारा कौन सा होता है जिसमें केवल HCOOH लगा होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? जिसमें बेंजीन लगा होता है। और एसिटिक एसिड कौन होता है? जिसमें CH3 लगा होता है। उनमें ये देखो बगल में लिखा भी हुआ है ये चीज, उनमें ये हमारा फॉर्मिक है, ये हमारा बेंजोइक है, ये हमारा एसिटिक एसिड है। तो सबसे कम जिसमें +I इफेक्ट होगा, सबसे कम जिसमें +I इफेक्ट होगा वो अच्छा एसिड माना जाता है। इसमें +I इफेक्ट है ही नहीं क्योंकि H है, इसमें थोड़ा कम होता है और इसमें सबसे ज्यादा +I इफेक्ट होता है। इसीलिए हमारा ये जो एसिडिक का नेचर का जो ऑर्डर था वो ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, और बेंजोइक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसमें सबसे ज्यादा वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप, फ्लोरो, ये सब ग्रुप होते हैं। OCH3, मेथॉक्सी और OH और CH3, ये सब ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह जाते हैं। तो ये इन सब की एसिडिक नेचर कम होता है नॉर्मल किसी बेंजोइक एसिड से।
अब जैसे यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहाँ बेंजीन आ गया, तो इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। क्यों? कोई बोल दे क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई। ओके, और रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेक। वाले समझा दीजिए सर। यार अभी हमने आपको बताया ना कि जितना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल होगा। अभी ऊपर भी तो देख के आए हो। हाँ, एच निकाल दिया था हाँ जिसमें एच। हाँ, ये देखो ऊपर बताया था अभी। चलो अब आगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। अभी जैसे कि अल्कोहल चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, दो टाइप की रिएक्शन होती थी, एक जिसमें ROH में O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता था, और एक वो जिसमें R और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता था। ये याद आ रहा है सभी को? अल्कोहल चैप्टर में O और H के बीच हाँ का सर, बॉन्ड जब ब्रेक होता हाँ था, हाँ और एक R और O के बीच का। तो यहाँ पे हाँ सर। COOH में भी C और OH के बीच का जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज वन ऑफ दैट रिएक्शन, जिसमें हम लोगों का COH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। एस्टरिफिकेशन कौन सी रिएक्शन होती है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ब्रेक होती है, ये वाला बॉन्ड टूटता है C और OH के बीच का, तब आ हमारा गया सर, आ गया। हाँ। और ऊपर वाली रिएक्शन में लिखी हुई है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड सभी को मैंने बताया था, पानी जब निकाल देते हैं तो हमारा एनहाइड्राइड बनता है। और कब निकालते हैं पानी? COOH यानी एसिटिक एसिड से पानी निकाल देते हैं, या किसी भी एसिड से पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं जो कि H2SO4 और हमारा P2O5 होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ओके, और भी इससे अच्छे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट स्टिल अभी हम लोग इनसे काम चला लेते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है और ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। तो आप लोग इसको जान लो। सबसे पहले RCOOH में ये वाला जो OH होता है ये अपने ऊपर H ले लेके प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर किसी एल्कोहल से के द्वारा अटैक करवाया जाएगा, क्योंकि हमने आपको भी बताया व्हेन एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल, तो पहले एसिड फर्दर एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, पहले एसिड का ये जो लोन पेयर वाला ऑक्सीजन है ये H+ को एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसके बाद अपने ऊपर अटैक करवाएगा किसी एल्कोहल का। अब अटैक इसलिए होता है क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, तो इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और OH जहाँ लोन पेयर ज्यादा है वो पार्शियल पॉजिटिव जहाँ चार्ज होगा वहां अटैक कर देंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है। फाइन, ये वाला बॉन्ड देखो हट रहा है और यहाँ पे HOR जुड़ रहा है, HOR जुड़ रहा है इस कार्बन पे, और वाटर रिमूव हो गया H3O+। बोलो दिख रहा है? और ये हमारा ऐसा कुछ बन जाता है RCOOR, क्योंकि हमारा H+ फर्दर रिएक्ट कर लेता है, मतलब H+ भाग जाता है, ऐसे H+ निकल जाता है। आ रहा है समझ में? आ गया सर। ओके, अब ये हमारा देखो, अभी हमने रिएक्शन कौन कौन सी बताई थी जिसमें C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये सारी रिएक्शन याद कर लो। अभी जिसमें PCl5 से रिएक्शन होती थी तो RCOCl बनता था, POCl3 और HCl निकलता था, और अगर PCl5 से रिएक्शन हो गई तो POCl3 निकलेगा, PCl3 से रिएक्शन हो जाएगी तो थ्राइस ऑफ RCOCl बनेगा, और अगर SOCl2 से रिएक्शन हो जाएगी तो OH हटके बस ClCl आ रहा है। ये लगभग हेलोएल्कीन हेलोएरीन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ROH 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 नहीं लगाते थे, PCl5 रिएक्शन कराते थे, OH की जगह पर Cl जुड़ जाता था बस, है ना? तो ये वही रिएक्शन लिखी हुई है बस। बोलो अब रिएक्शन विद अमोनिया। हाँ, रिएक्शन विद अमोनिया इनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा CH3COOH लिखा हुआ है, अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये H हटके अमोनिया से रिएक्शन करा लेगा तो NH4+ बन जाएगा अमोनिया माइन, और ये अमोनिया माइन इसी से एक एडिशनल प्रोडक्ट दे देगा, बट ये हमेशा जैसे RCOONA बनता था वैसे ही ये एक ऐसे आयन के फॉर्म में रहेगा, अमोनियम एसीटेट इसको बोलेंगे, जैसे RCONA को बोलते थे। उसके बाद पानी रिमूव कर देंगे इसमें तो RCONH2 बन जाएगा, एसीटा एमाइड इसको बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए एसीटा एमाइड बनता है। फाइन, अब ये देखो यही रिएक्शन फिर से इन लोगों ने करवा दी, बेंजीन के साथ में बस R की जगह बेंजीन लगा दिया तो बेंजामाइड बन गया, और एसीटामाइड और बेंजामाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, चाहे R की जगह बेंजीन लगा दे तो क्या क्या बनता है ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारे थैलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? थैलामाइड बना सकते हैं। कैसे? वही अमोनिया ले आए और बार बार अमोनिया को RCONA जैसे लिखते थे RCONH4+ लिख देंगे, और अमोनियम एसीटेट इसको बोलते हैं। सर ये NH3 से NH4+ बनाएगा।
हाँ हाँ, क्योंकि H प्लस ये जो है ना अमोनिया सेलेक्ट करके NH4 प्लस बना लेगा और बाद में पानी इसके रिमूव कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा CONH2 एमाइड ग्रुप। याद आ रहा है? और इस एमाइड ग्रुप में भी हम लोग फर्दर अमोनिया को हाँ रिमूव कर देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है। थैलीइमाइड। ये देखो NH करके ऐसा कुछ बन गया। अब हम लोग वो रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। जैसे COH का अगर हम लोग रिडक्शन कर देते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। सभी को याद आ रहा है? और अगर हम लोग रिडक्शन कर देते हैं किसी भी एल्डिहाइड का तो भी बनता है अल्कोहल, और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं तो भी बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा BH3 डाइबोरेन, हमने बताया था ना, B2H6 लिख देते हैं, इज बेस्ट फॉर एसिड होता है। और NaBH4 नहीं लेते थे, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए लेते थे। याद आ रहा है? और डीकार्बोक्सिलेशन, इसको पढ़ लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। जब लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी CO2 गैस निकाल देते हैं तो ये बन जाती है। ये बचपन में आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। RCOOH की रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ करा देते हैं NaOH और CaO के साथ में, तो RCONA बनता है। और RCONA के साथ में जब हम लोग फर्दर रिएक्ट कराते हैं तो NO2CO3 और RH बनता है। एल्केन बनाने की रिएक्शन थी, लैब प्रिपरेशन थी, कभी बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बचपन में क्या 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, उसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन था। तो एल्केन में मेथेन गैस बनाने की ये रिएक्शन थी, लैब मेथड था इसका, है ना। तो इसको कैसे याद रखते थे? सोडा लाइम की रिएक्शन जब करा देते थे एसिटिक एसिड से तो सोडियम एसीटेट बनता था। सोडियम एसीटेट को फर्दर हीट कर देते थे तो CO2 गैस निकल जाती थी। CO2 गैस नहीं, बेसिकली Na2CO3 निकल जाता था। और यार सच बताएं, Na2CO3 को हीट कर देंगे तो CO2 और Na2O बन जाएगा, है ना। तो ये सब चलता रहता है सीन। लेकिन RH का मतलब होता है एल्केन बना हुआ है, CH3H यानी CH4 बना हुआ है। ओके, बोलो। ओके, एसिड टू एल्केन कन्वर्जन। अब एसिड से एल्केन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सभी को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में पता होगा कि CH3COOH। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथेन बनाने का एक मेथड था। मेथेन को हालांकि कोल्बे रिएक्शन आप लोगों को याद होगी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाई गई थी क्लास 11th में। जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप लोग जान लो। एथेन बनाने का एक मेथड होता है। एथेन इससे बनती है, मेथेन नहीं बनती कभी भी इससे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। क्यों नहीं बनती? क्योंकि यार ये यहाँ पे CH3 करके लगभग जुड़ेंगे तो मेथेन कभी बन ही नहीं पाएगी। ये चीज समझ में आ रही है, ये हमने बोला है? बोलो। और यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जब हम लोग NaOH के साथ में इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हीट पास कराते हैं, तो ये एनोड पे और कैथोड पे ऐसे ऐसे एनायन और कैटायन चले जाते हैं और प्रॉपर रिएक्शन होती है। इन्होंने डायरेक्ट ऐसे करके लिख दिया है, आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अभी इतना बस मोटा मोटा जान लो कि हमारा एल्केन बनता है, फाइन। और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिएक्शन ऑन हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो इस पे देख लो। जो हमारा हेलोजिनेशन होता है HVZ, एक रिएक्शन होती है नेम रिएक्शन। इसका नाम होता है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। इसमें हेलोजिनेशन करा देते हैं, जैसे कि RCH2COOH होता है, उसमें इस H को हटा के ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन हट के X आ जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे? जब हमारा COOH ग्रुप में अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हटा के X ले आते हैं तो इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ओके, और जब इसकी फास्फोरस और Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा कार्बन का देखो वही अल्फा हाइड्रोजन हट के Br लग गया। देखो कितने बार पूछी गई एक एक नंबर पे ये रिएक्शन। ये भी हमारी वही है, रेड फास्फोरस के साथ में X2 के साथ रिएक्शन कराते थे। X2 मतलब हेलोजन, तो यही बनता है। COOH हमारा ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पे X आ जाएगा। X मतलब हेलोजन, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। अब आ गया रिंग सब्सटीट्यूशन। रिंग सब्सटीट्यूशन में हम लोग COOH को हटा के HNO3 अगर रिएक्शन करा रहे हैं और एसिडिक मीडियम में तो सभी को पता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 बन जाएगा। और सभी को पता है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, और अगर इनकी Br2 से रिएक्शन करा देंगे FeBr3
एक रिएजेंट की प्रेजेंस में, क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो भी मेटा पोजीशन पे Br ही जुड़ेगा, ओके। बट ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, बिकॉज COH इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और काहे का डीएक्टिवेटिंग होता है? ये ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और इसमें लिखा है कि ऑन बेंजीन कैन नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, बेंजीन जब लग जाती है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे बेंजीन की जगह आर अगर लगा दोगे, आर एल्काइल, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, ओके। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और पार्ट आ गया कि इसमें पूरी अभी तक जितनी रिएक्शन पड़ी उसको एक क्लब फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। बहुत ही फालतू का ब्रेन मैप टाइप का है, खिचड़ी बना दी है, सर। ठीक है। तो इसको अभी हम हटा रहे हैं। और सर हटा दीजिए। हाँ ठीक है। अब इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग अपने मन से करने की कोशिश करना। हाँ, सर। अभी हम क्लास लीव करते हैं, ठीक है। हो गई सर। हाँ, आज के दिन अभी यार क्या इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, वो तो आप लोग अपने मन से कर दोगे ना, जी सर। ठीक है। अब हम लोग समाप्त इसको कर रहे हैं। ये देखो आप लोग का मुंह ऐसा बन गया होगा। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।